हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए 1275 दरोगा भर्ती बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आ गया हूं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें कुल 80 प्रश्न के उत्तर को देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपका पेपर मात्र 2 दिन रह गए हैं, तो जितना आप पढ़ ले हैं बस उसको दिमाग में बैठाइए और दिन में 1 से 2 बार मॉक टेस्ट लगाइए या सेट मारिए। मैंने यूट्यूब पर भी देखा है कि यही प्रैक्टिस सेट को, एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को लोगों ने मतलब 35, 38, 40 मिनट का वीडियो बनाया है, उसमें कवर कराया, और मैंने आपका 25 से 27 मिनट में कवर कराया है। तो दोस्तों, प्यार बरसाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोला जा रहा है कि पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म पादप के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ब्रायोफाइटा की बात करूं तो इसमें मॉस लिवरवर्ट जो कि ये पादप जगत के उदाहरण है। टेरिडोफाइटा आपका ये पूर्ण हॉस्टेल मर्सलिया पादप जगत के उदाहरण है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम कहते हैं, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सहजीविता भी बोलते हैं। में दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं, जैसे लाइकेन और शैवाल, जो कि सुरक्षा और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। पैराटिज्म, जिसे हम परजीविता कहते हैं, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि पहुंचती है। आपका उदाहरण के लिए अमरवेल का दूसरे पौधे पर उगना। उसके बाद कॉमनलिज्म, जिसे हम बोलते हैं स्वभोजिता, जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए चूसक मछली का सार की तरह पे सटे रहना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑक्जिलोफाइट्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हैलोफाइट्स, जो कि अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे हैं, और सेमोफाइट्स, जो कि बालू में उगने वाले ये पौधे हैं। अगला प्रश्न, पुरुषों और महिलाओं में स्वरज्जु की लंबाई क्रमशः डैश और डैश होती है। तो ये 20 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वरज्जु, जो कि शरीर में लोचदार उत्तक के 2 बैंड होते हैं। ये आवाज़ बॉक्स होता है, जो कि श्वास की नली के ठीक ऊपर स्थित होता है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न कूट में से कौन सही है। तो विटामिन 9, जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं, B7, जिसे हम बायोटिन कहते हैं, तो यहाँ पे पैराडॉक्सिन दे रखा है, और विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरोल कहते हैं, तो ये भी सुमिलित नहीं होता। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक ही सुमिलित है। पैराडॉक्सिन, जिसे हम विटामिन B6 को कहते हैं, और साइनोकोबालामिन आपका ये B12 होगा। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो पढ़ ले हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि परमाणु की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण, तथा नाभिक धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य का सिद्धांत है। तो ये है वैद्युत संदीप्ति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम LED बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि एक ऐसा अतिमिश्रित डायोड होता है जो दृश्य और अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। इन डायोडों में अलग अलग अर्धचालक पदार्थ होते हैं, जिसके अनुसार ही ये विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न, हैलोजन लंब का तंतु किस निम्न कीमित धातु का होता है। तो ये टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लैम्प के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह है कि यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न,
आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है यदि वे समान विभव पे कार्य कर रहा हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है यदि वे समान विभव पे हो, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार भी जो कि आई के समानुपाती होता है, करंट के समानुपाती होता है, यदि समान विभव होगा तो धारा भी समान होगी, इसलिए प्रभावित नहीं होगा। अगला प्रश्न, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के समान होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके निम्न गुण भी होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो कि कैथोड किरणों को विक्षेपित करते हैं। कैथोड किरणों से गैस आयनित हो जाती है। कैथोड किरणें जो कि ऋणावेशित होता है, और कैथोड किरणों जो कि एक सीधा रेखा में गमन करती है। तो ये सारे निम्न हैं, गुण हैं। अगला प्रश्न, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? तो ये लेड का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे विखंडन या नाभिकीय संलग्न की प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। किसको? यूरेनियम 235 को और प्लूटोनियम 239 को, और थोरियम का भी उपयोग होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो ये गैस में द्रव है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो ये लेड नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये निकेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है, और यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निकालना ही हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो आपका यह पेप्सिन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन जो कि आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है, और आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम जो कि प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित होता है। अगला प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि? तो ये निकेल एवं पैलेडियम को जोड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैवमंडल के निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो ये हरे पौधों को रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुग्ध में कौन सा डाइसैकेराइड्स उपस्थित होता है? तो ये लैक्टोज होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाइसैकेराइड्स जो कि दो प्रकार के होते हैं, अपचायी शर्करा और अनअपचयी शर्करा। अपचयी शर्करा में मल्टोज लैक्टोज आते हैं, और अनअपचयी शर्करा में आपका सुक्रोज आते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो ये पाइरिडॉक्सिन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाइरिडॉक्सिन जो कि थायरॉक्सिन जो कि एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो ये नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह वही समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ था, इसका परिचय हुआ था। अगला प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेखित हुआ है? तो ये है प्रियदर्शी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम देवम प्रिया भी कहते हैं, देवम प्रियदर्शी भी कहते हैं। राज आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं, एवं अनेक संदोष स्थलों से ईंट के भट्टे, मन का निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी जो कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो ये नागार्जुन को भेजा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नागार्जुन कनिष्क दरबार के एक महान विभूति रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मध्यमिकारिका में सापेक्षता सिद्धांत का प्रस्तुत किया था।
और चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो ये विम कॉडफिसेस ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, सूची ए को 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। तो वक्त का, तो ये दिल्ली के से नेतृत्व किए थे। मौलवी अब्दुल्ला ये अवध से किए थे। कुंवर सिंह बिहार के आरा से और नाना साहब आपका ये कानपुर से। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 4132 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये सर जॉर्ज बोलो के गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेलोर में यह विद्रोह किया गया था। एवं सर जॉर्ज बेले का कार्यकाल जो कि 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन जो कि 1946 से 47 के मध्य रहा था एवं इसमें सभी किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतकारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1882 में जो कि लॉर्ड रिपन के समय में यह प्रेस एक्ट रद्द हुआ था, लेकिन लगा कब था? तो ये लॉर्ड लिटन के समय में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई थी। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो समाचार दर्पण जो कि ये जेसी मार्समैन के द्वारा रचित गई पुस्तक है। मिराल उल अखबार आपका ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ये है। केसरी, विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 4321 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये है आईने अकबरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह फारसी भाषा में अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दिल्ली मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो ये है शेख अब्दुल जिलानी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मुईनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया आपका ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार जो कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? तो ये है पुरंदरदास को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें कर्नाटक संगीत की शिक्षण पद्धति को व्यवस्थित किया और जिसका पालन आज भी किया जाता है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये ईरान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि मिस्र, भारत, म्यांमार के साथ साथ आप बोल सकते हैं कहती कि चीन, अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, संयुक्त अरब अमीरात जो कि यूए से रिलेट कर सकते हैं, सऊदी अरब को भी ये भी गुजरता है। उसके बाद संयुक्त अरब अमेरिका के मेक्सिको, ये सभी देश से कर्क रेखा गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ईरान से नहीं गुजरता। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबन किया, तो ये पेरू देश का ज्वालामुखी है। माउंट एटना आपका ये इटली का ज्वालामुखी है। कोलिमा आपका ये मेक्सिको का है और मेरापी इंडोनेशिया का है।
तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2143 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है यांगून, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसे हम म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। आराकान योमा जो कि म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि 2 बोला जा रहा है, ये शीत जलधाराएं नहीं होती। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की जो ये जलधाराएं हैं ये गर्म होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी जो कि सुमिलित नहीं है, कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो इसे बोलते हैं मुद्रा अस्फीति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सिर्फ ये कृषि आता है। आपको लग रहा होगा कि कपास से कपड़ा भी होगा, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि कृषि बोला जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बोला जा रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ जो कि कृषि, खनन, वानिकी, चारागाह, शिकार, मछली उत्खनन शामिल आदि है। द्वितीय क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ जो कि आपका औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, विनिर्माण उद्योग क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न, और तृतीय क्षेत्र में आपका स्कूल, कॉलेज आदि आ जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत में किस समूह के चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये है धरवार समूह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धरवार समूह की चट्टानें अत्यधिक धात्विक हैं। इसमें सोना, लोहा, मैंगनीज खनिज, अब्र, कोबाल्ट, तांबा, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने में, सूची बनाने और उनके समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 340 है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसी के आधार पर 1953-55 में काका कालेकर आयोग एवं मंडल कमीशन 1978 का गठन किया गया था। और आपका 356 से 360 जो कि आपात विधि संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्यों को चुनें। तो बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखता। यहाँ तक कि यह भी कथन सत्य है। देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ न्यायपालिका के पास होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, लेकिन सबसे बेटर आपका उत्तर आपका यही माना जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार जो कि शासन एक संघीय रूप है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार होते हैं। केंद्र सरकार जो कि संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। संघीय शब्द का अर्थ जो कि संघ और राज्य सरकार दोनों अपने अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक के स्थान पे अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया है? तो यह है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद भारत में मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3421 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कथन सत्य है। राज्यपाल पद की नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये कथन असत्य है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 और 3 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन 2 बोला जा रहा है इसमें वो चीज़ न होकर उसे भारत का नागरिक होना चाहिए एवं उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो राज्यपाल बनने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत प्रवृत्त
किया गया है? तो ये है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1935 अधिनियम द्वारा ही भारत संघ की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था भी की गई थी एवं यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। अगला प्रश्न, अंतिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ अधिकारी कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो ये कहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पटेल जी को सरकार की उपाधि बरदोली की महिलाओं ने प्रदान की थी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है, तो ये है 243। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती, उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा और जहां 20 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज्यों का गठन करना आवश्यक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 243 के ए, जो कि ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद बी, पंचायती राज्यों का गठन का प्रावधान दिया गया है एवं अनुच्छेद डी, पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीटें, जो कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर पर अध्यक्ष के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधिया अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है कि वे मुद्दे पर चर्चा की गई हो? तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल भारत संघ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वें संविधान संशोधन, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वैध अर्थात 368 के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये जमींदारी उन्मूलन, गैरकानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखल ज़मीन की वापसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल 40 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 38 सीटें जो कि अनुसूचित जाति एससी के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो कुल 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 82,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वही सुपीरियर लेक जो कि यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जो कि राजस्थान में है, और भारत के सबसे मीठे पानी की झील उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील शायद उड़ीसा या राजस्थान में है। आप लोग कमेंट करिएगा। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग वास्तव में मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसको सही से सुन रहे हैं या नहीं, देख रहे हैं कि नहीं। तो आप लोगों के ऊपर ये छोड़ दिया हूँ। चिल्का झील ये कहाँ पे है, भारत के कौन से राज्य में है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? तो ये है एम एस सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जिनको प्रदान किया गया है? तो ये है मैडम क्यूरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो कि 1980 से 85 के मध्य रहा था एवं इस योजना के तहत 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन से संबंधित बॉम्बे योजना कब सामने आई थी? तो ये 1944 में आई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तत्कालीन 7 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए एक योजना प्रकाशित की थी, जिसे हम बॉम्बे योजना के नाम से भी जाने जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि मुख्यतः सरकार पर औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में दबाव बनाना था। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व
कर में राजस्व का प्रतिशत भाग कितना था? तो ये था 41%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो ये 1 हेक्टेयर से कम, जिसे हम सीमांत कृषि भूमि जोत आकार दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 1 से 2 हेक्टेयर के बीच को हम छोटी सीमांत भूमि जोत बोलते हैं और 4 से 10 हेक्टेयर के बीच हम इसको मध्य भूमि जोत बोलते हैं और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा को हम बड़ी सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो ये सदस्य राष्ट्र के सहयोग से बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, जो कि ये विश्व बैंक के सहयोगी संस्थान है। इसका भारत विश्व बैंक के सदस्य देश है एवं इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और वर्तमान में इसके प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। अगला प्रश्न, अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 1977 से 78 के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस योजना का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों की सहायता करना और उनकी गरीबी से बाहर निकलना था। 1977 से 78 के मध्य। अगला प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो ये GDP से है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, सकल घरेलू उत्पाद से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD इंगित करता है, तो इसमें घुलित हुई ऑक्सीजन में कमी को इंगित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ये आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकसित देश यानी औद्योगिक देश उन देशों को कहते हैं जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा हो, वही विकसित देश कहलाते हैं। दूसरा मानक आप बोल सकते हैं औद्योगिकरण। जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योग कंधों पर निर्भर है उसे हम औद्योगिक देश भी कहते हैं। तो ये विकसित देश की आय में वृद्धि और आर्थिक वृद्धि भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड 1 है, तो ये चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका तात्पर्य है कहते कि अधिक युवा जनसंख्या, चौड़ा आधार यानी अधिक युवा जनसंख्या और कम जनसंख्या वृद्ध वाले संकीर्ण शीर्ष। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी मार्क्सवाद के अनुसार पर्यावरण का निरंतर क्षरण किसका परिणाम है? तो ये है एक विनाशकारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का युग ऐसा युग था जब प्रकृति को हल्के में लोगों द्वारा प्रकृति को हल्के में लिया गया था। लोगों को अभी तक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा था एवं इस सिद्धांत में विश्वास करते थे कि पर्यावरण का मानव श्रम का माध्यम मानते थे। अगला प्रश्न, वंदना शिव किसका उदाहरण है? तो ये एक पारिस्थितिकी नारीवादी का सिद्धांत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंदना शिवा जो कि भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक भी रही है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 13 नवंबर 2023 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर छलांग लगाई थी और ऐसा करने वाली वह विश्व की पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न, 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत कुल 27 पदकों के साथ चीन और जापान के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली माना गया है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, वही सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का रहा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंगापुर की बात करूँ तो वहाँ के नागरिक विश्व के 227 में से 192 यात्रा स्थलों पर वीज़ा मुक्त यात्रा करने में सक्षम है। यानी देख लीजिए कभी कि 227 में से 192 यात्री वो वीज़ा पे घूम रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे निर्भर होने वाला ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन गया है। इससे
550 मेगावाट सोलर पावर एनर्जी की जाएगी, जिससे इस परियोजना के तहत एक्सप्रेसवे से जुड़े 1 लाख घरों को रोजाना बिजली मुहैया कराई जाएगी। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो ये है डॉक्टर रवि कन्नन आर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निर्देशक और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू दार्शनिक संत आदि शंकराचार्य, जो कि 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का निर्माण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की ओर देखने वाली मधंता पहाड़ियों की चोटी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, मिस इंडिया टाइटल 2023 में फर्स्ट रनअप कौन रही है? तो ये रही है श्रेया पुंजा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड के चैंपियन रही है 2023 का। अगला प्रश्न, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार पुरुष किसे मिला है? तो ये मिला है अरिजीत सिंह को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में वन सन वन अर्थ वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का लास्ट प्रश्न, सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटनम की खोज किसने की है? तो ये IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेंटनम, जो कि एक यूनानी देवता के नाम पे रखा गया ये धातु है, एवं इसकी परमाणु संख्या 73, जो कि एक दुर्लभ धातु है। ये अपने भूरे रंग, भारीपन और असाधारण कठोरता के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका 80 प्रश्न समाप्त हो गया। वीडियो अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है, और आपको कहाँ पे डाउट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।